नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत से पंगा लेकर बदहाल हुआ पाकिस्तान। विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से मांग रहा है कर्ज। और पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले आर्थिक पैकेज का भारत कर रहा है विरोध। चंडीगढ़ में बजे सायरन एयरफोर्स स्टेशन में जारी की गई चेतावनी। दुश्मन की ओर से ड्रोन हमले की आशंका। लोगों को घर में रहने और बालकनी से दूर रहने की दी गई हिदायत। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर मिले पाकिस्तानी करतूतों के सबूत। क्षतिग्रस्त दीवारें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर पड़ा है मलबा। भटिंडा में मिला मिसाइल जैसा हथियार। भारतीय सेना ने जारी किया पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का वीडियो। 8-9 मई की रात पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से किए हमले। भारतीय सेना ने मार गिराए 50 से अधिक ड्रोन। सरकार की अपील, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर न करे भरोसा। पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले की खबर को बताया झूठ। और आइए अब रुक करते हैं हम इन तमाम खबरों का विस्तार के साथ और बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और भारत से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान अब भीख मांगने पर उतारू है। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि वो अब विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन की अपील कर रहा है। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट साझा किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मदद करे। तो फिर से गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान भारत से पंगा लेने के बाद अब भीख मांगने पर उतारू। रोते रोते पूरी दुनिया से क्या मांग रहा है? लोन की भीख। और ये भी माना कि भारी नुकसान हुआ है आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान को, जिसने जब भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी जब भी उनसे कर्ज लिया, बेल आउट पैकेज लिए, तो उससे अपनी सेना को पोषित किया। वो सेना जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को सुनियोजित तरीके से कैसे चलाया जाए और तमाम जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको कैसे वित्त पोषण दिया जाए, ये काम करते हैं। जो तमाम बेल आउट पैकेज आर्थिक लिहाज से मजबूत करने के लिए दिए जाते हैं पाकिस्तान को। लेकिन मजबूत क्या होता है उसका आतंकवाद करने का तरीका। मजबूत क्या होता है आतंकियों की फैक्ट्री जो वो उधार पर चला रहा है। और ऐसा उधार जिसकी कई जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी किस्त पहले भी नहीं दी गई। और अभी जब पिछले साल आईएमएफ ने करीबन $7 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया था पाकिस्तान को, बेल आउट पैकेज दिया था, अब उसकी समीक्षा की भी बात है। और आज का दिन भी बहुत अहम है कि जिस तरह से और पैसे मांग रहा है पाकिस्तान और उसके पीछे की मंशा बता रहा है कि वो माँ प्रकृति से प्रेम करता है। रिजिलियंट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट, अब वो रिजिलियंट प्रोग्राम फॉर टेररिज्म है, ये खुद अब बेनकाब हो चुका है कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और इस झूठ को बेनकाब किया कल हमारी एमईए ने, जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब आतंकियों का जनाजा उठता है तो उनके नमाज जनाजे में शामिल कौन होता है? वहां के अधिकारी, वहां की सेना। और आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान पर अब आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। वॉशिंगटन में आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें भारत पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का विरोध करेगा। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए जो तमाम ऋण हैं उनकी समीक्षा करने के लिए कहा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ फंड का इस्तेमाल आतंकी हमलों में कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी तरह के कर्ज की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। आईएमएफ आज की बैठक में पाकिस्तान के विस्तारित निधि सुविधा की समीक्षा करेगा और उसके बाद ही तय होगा कि पाकिस्तान को $1.3 अरब का कर्ज दिया जाए या नहीं। We have
an executive director at the IMF. There is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. और इसी बड़ी खबर पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर पूरी पैनी नज़र के साथ सटीक जानकारी को लेकर। तो पाकिस्तान में पूर्व भारतीय काउंसिल जनरल प्रभु दयाल साहब जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। अखिलेश, सुमन और शैलेंद्र तो लगातार सुबह से अपडेट साझा कर रहे हैं। प्रभु जी, सवाल पहले मेरा ये कि जिस अकड़ के साथ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो हर माकूल जवाब देंगे, लेकिन अब खुद अपने घुटनों पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और किस तरह से भीख मांगने पर आमादा है पाकिस्तान की हमारी मदद की जाए, हमें नुकसान हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब स्थिति में है कि वो बार बार भीख मांगता रहता है, आईएमएफ से भी और कई अन्य देशों से। देखिए, आज जो आईएमएफ की मीटिंग है वो ये कंसिडर करेगी कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की है 1.3 बिलियन डॉलर लोन के लिए, उसमें क्या निर्णय लिया जाए। देखिए, अगर ये अप्रूव होता है तो ये 25वां आईएमएफ लोन होगा। 25 बार आईएमएफ ने लोन दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी मार्च में 1.3 बिलियन डॉलर लोन दिया गया था पाकिस्तान को। इसके अलावा 7 बिलियन डॉलर का लोन दिया जा चुका है, जिसमें से हर साल 1-1 बिलियन पाकिस्तान को मिलता है। तो ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा सिर्फ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, आईएमएफ में सबसे पावरफुल कंट्री जिसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो अमेरिका। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान से पैदा हुआ आतंकवाद सिर्फ भारत को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, अमेरिका को भी पहुंचाता है। देखिए, मुंबई टेरर अटैक, जिसको 26/11 कहा जाता है, जो सन 2008 में हुए थे, उसमें भारतीय नागरिक तो बहुत मारे गए थे, अमेरिकन नागरिक भी मारे गए थे, अमेरिका को नुकसान हुआ था। और वो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की एक जो टेररिस्ट संस्था है लश्कर-ए-तैयबा, उसने कराया। इसके अलावा देखिए, अमेरिका को तो बहुत पहले से पता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ कितना गहरा रिश्ता है। उसामा बिन लादेन, जो 9/11 टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था, वो कहां मारा गया? वो एबटाबाद में, पाकिस्तान में मारा गया। उनके जो मिलिट्री एकेडमी है उससे करीब 1 मील की दूरी पर उसके लिए पाकिस्तान ने घर बना के रखा था, वहां पाल के रखा था, और कम से कम 5 साल तक उसामा बिन लादेन वहां रह रहा था। तो पाकिस्तान का जो ये, लेकिन दयाल साहब, आपने जो आंकड़ा बताया, 2-3 आंकड़े आपके साथ साझा करती हूँ। पहला आंकड़ा आपने भी बताया कि आईएमएफ का करीबन 7 बिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की तो लगभग 20 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। उसके बाद हम एडीबी को कैसे भूलें, उसमें भी करीबन अगर 31 दिसंबर 2024 की बात की जाए तो 43 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्ज। यानी एक आम पाकिस्तानी पर रोज़ जो खाना खा रहा है, नौकरी जा रहा है, वहाँ रह रहा है, 85,000 का कर्ज एक आम पाकिस्तानी पे है। विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचतम स्तर पर है। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना, एटमी बम को लेकर गीदड़ भभकियां देना और पाकिस्तान का फिर ये कहना कि हम तो खुद ही जी आतंकवाद से त्रस्त हैं, किस तरह की विडंबनात्मक और हम कह सकते हैं बड़ी हास्यप्रद स्थिति हो जाती है कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर। देखिए, पाकिस्तान जो है उसको दुनिया भर में एक टेररिस्ट नेशन के तौर पर पहचाना गया है। सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का गढ़। फिर ऐसी कंट्री को लोन पे लोन देते जाना, क्या ये बेवकूफी नहीं है? क्योंकि ये पैसा सिर्फ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। आईएसआई जो है और पाकिस्तान आर्मी ये सब पैसा खींच लेती है और टेररिज्म की फंडिंग में इस्तेमाल करती है। इसी वजह से
पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं होती है। हालांकि चाहे जितने लोन मिलते जाएं, आपने बताया कि आईएमएफ से ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, सबसे, और बायलैटरल लोन्स कितने मिले हुए हैं। अब कंट्रीज ने पाकिस्तान को लोन देना बंद कर दिया क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आने लगा है कि इन लोन्स का दुरुपयोग होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अमेरिका के एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है माइकल रूबिन। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का कंपैरिजन एक शराबी से किया कि आप शराबी को पैसा दिए जाएं तो वो तो शराब को खरीदने में पैसा लगाएगा, इसी तरह से आप पाकिस्तान को पैसा दिए जाएं, लोन पे लोन दिए जाएं, वो तो सिर्फ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करेगा इस पैसे को। सर, तो इसका एक बहुत छोटा सा मैं एक उदाहरण आपको दूं, और एक मुहावरा है कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। और शराब और जुआ ऐसी लत है, और जिस तरह की बात अगर पाकिस्तान का हमने जो तुलना है एक शराबी से की है, तो सब कुछ छोड़ सकता है सिवाय ये बात कहने कि मैं शराब कभी छोड़ दूंगा, लेकिन वो सच नहीं होता। आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। अखिलेश, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से विफल है जब पाकिस्तान का जिक्र सामने आता है, ऐसे में क्यों जिन तमाम योजनाओं के लिए पैसा मांगा जाता है, यानी कि क्लाइमेट रिजिलिएंट कार्यक्रम के लिए पैसा मांगा गया लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने पैसा मांगा, वो कहीं पेपर्स में नहीं है, ऐसे में क्या कदम आज उठाए जाने की उम्मीद की जा सकती है आईएमएफ द्वारा, क्योंकि इसका विरोध भारत तो कर ही रहा है लेकिन पाकिस्तान का ये शैतानी चेहरा अब बेनकाब होता हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे न सिर्फ भारत विरोध करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो बोर्ड है उसमें अधिकांश लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान अपने क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वो पैसा लगा रहा है। देखिए, जूता की फैक्ट्री के लिए पैसा मांगना ठीक है, सही है, आपको खेती में पैसा लगाना है, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट कहाँ है? कोई कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं है। अगर आईएमएफ कोई पैसा देता है, एडीबी कोई पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक कोई पैसा देता है, तो उसको बताया जाता है कि हमने ये काम किए हैं। पाकिस्तान के पास बताने के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन जो दुनिया की जो राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक की स्थिति का लाभ पाकिस्तान उठाता रहा है। अब वो मुझे लगता है कि अब वो राजनीतिक स्थिति नहीं है जो दिखा पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थिति देखने को मिली कि सुरक्षा परिषद के सारे 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, सारे ने, एक को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान भी एक अस्थायी सदस्य है, सारे ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके पहलगाम की घटना की भर्त्सना की और जो दोषी है उनको सजा देने की मांग की। तो पाकिस्तान की दिवालियापन का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। इसके पहले पाकिस्तान को इस तरह की जो स्थिति नहीं झेलनी पड़ी थी। उसके बाद जब पाकिस्तान के मामले पे, पाकिस्तान के आग्रह पे एक क्लोज डोर मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उस सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान को तरह तरह के सवालों का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। तो निश्चित तौर पे जब आईएमएफ के सामने पाकिस्तान रूबरू होगा तो कोई उसको मानने को तैयार नहीं है कि वो वहाँ क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए पैसा मांग रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान के बजट का अधिकांश हिस्सा सेना को जाता है और सेना के बजट से क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होगा अखिलेश, लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए वो प्रोग्राम जरूर चला जाएगा। शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र, क्योंकि रक्षा बजट की बात की है अखिलेश ने, तो रक्षा बजट के लिए इस बार की पाकिस्तानी संसद क्या कह रही है? वो कह रहे कि 18% उसे बढ़ाया जाए, और अभी जो रक्षा बजट है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बात पाकिस्तान कर रहा है। यानी कि कर्ज के भरोसे आप किसी देश पर वार करेंगे, कर्ज के भरोसे आप आतंक की फैक्ट्री चलाएंगे, और आपका कर्ज इतना ज्यादा है और आपका खर्च सेना का अगर देखा जाए तो एक दिन का खर्च अगर कंपेयर किया जाए स्वास्थ्य और शिक्षा से, उससे कई स्तर ज्यादा है। तो क्या आप आतंक को पोसेंगे या अपने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएंगे? इस तरह के देश की हर एक बात अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को साफ तौर पर समझ में आती हुई। देखिए आंचल, अब वैश्विक संस्थाओं को यह समझना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी राष्ट्र है, ऐसा आतंकी देश है जो अपनी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है। उसका ध्यान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेना को लेकर, उस पर ध्यान है, लेकिन उस पर से ज़्यादा ध्यान इस बात पर है कि आतंकियों को पनाह दिया जाए, आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। और इसीलिए सेना को जो आवंटित पैसा है बजट में, रक्षा को जो आवंटित पैसा है,
उसका एक बड़ा हिस्सा आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल में खर्च हो रहा है। और इसके सबूत हैं, ये कोई आरोप नहीं है। दुनिया को ये समझना होगा कि सिर्फ भारत में पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई विस्फोट आतंकी होता है तो उसके लिंक पाकिस्तान से जुड़ते नजर आते हैं। तो अब वैश्विक संस्थाओं को समझना होगा IMF को कि कितने बार आप लोन दोगे, इसीलिए भारत कड़ा विरोध करने जा रहा है। और जब आपके लोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक बड़ी सड़क बता दे जो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाई गई हो पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान के आम नागरिकों को फायदा हुआ हो। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जब लोन लेते हैं तो पहले आप उसका ब्याज चुकाते हैं। ब्याज कहाँ से चुका है? ब्याज अगर चुका भी देंगे तो असल और मूल अभी भी वहाँ खड़ा। और कहा जाता है कि अगर आपके पास नहीं है दाने तो क्यों चली अम्मा भुनाने, और ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा, लेकिन अखिलेश सुमन आपका भी और प्रभुदयाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरें और हैं। जुड़े रहिए इस वक्त DD न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रक्षा मंत्रालय से, जहां अहम बैठक चल रही है। और रक्षा मंत्रालय में CDS के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अहम बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS अनिल चौहान की ये अहम बैठक चल रही है। यानी रक्षा मंत्रालय में CDS के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक और उनके साथ CDS अनिल चौहान भी इस अहम बैठक में मौजूद है। और शैलेंद्र मिश्र इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, रक्षा मंत्रालय में CDS के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक, क्या ताज़ा अपडेट, क्या हो सकता है एजेंडा? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर हम जानते हैं कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही सर्वदलीय बैठक जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, तमाम विपक्षी दलों को ये कहा था कि आतंक जो पाकिस्तान फैला रहा है, आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस और हिमाकत करता है तो उसका बेहद कड़ा जवाब दिया जाएगा। और ये एक तरह से आश्वस्त किया गया था। और विपक्षी दलों ने भी इस बात को कहा था कि जो भी सरकार कदम उठाएगी, जो भी सेना कदम उठाएगी, देश हित में सभी एक साथ खड़े हैं, सभी एक सुर में सरकार के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि जो 2 दिन में घटनाक्रम हुआ है, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, जिसका एक जवाब दिया गया है कड़ा, और कोई भी पाकिस्तान का प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है अब भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम के चलते। तो इस सारी ब्रीफिंग ऐसा माना जा रहा है कि CDS रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उसमें महत्वपूर्ण बातें हो रही होंगी। और आगे क्या कुछ कदम उठाया जाना है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, उसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही होगी। चूंकि हम जानते हैं कि लगातार बैठकों का दौर हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस बैठक में CDS अनिल चौहान और रक्षा मंत्री के बीच जो बैठक हो रही है, उससे क्या कुछ संकेत मिलते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी। लेकिन कल ही ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह दी गई थी कि भारत का निशाना पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसी कोई दुस्साहस करता है, पाकिस्तान अगर ऐसा कोई हिमाकत करता है, यानी अगर वो एक तरह से तनाव बढ़ाने वाली कोई हिमाकत करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वो हरकत कर रहा है। कल भी हमने देखा कि तमाम ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया अब भारतीय डिफेंस सिस्टम द्वारा, भारतीय जो रक्षा प्रणाली है उसके द्वारा। और हम देख रहे हैं कि आज भी इस तरह के कुछ अंदेशा जताए गए। चंडीगढ़ के आसपास जब एक चेतावनी जारी की गई, अपने नागरिकों को कहा गया कि वो एहतियात बरते। तो निश्चित तौर पर भारत की क्या रणनीति होगी, सेना क्या कदम उठा रही है, अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इन सब की जानकारी हो सकता है कि CDS अनिल चौहान रक्षा मंत्री के साथ जो आपस में विचार विमर्श हो रहा होगा, तो निश्चित तौर पर इस बैठक पर नजर होगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत स्पष्ट नीति है भारत की, और इस पर स्पष्ट तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। यानी पाकिस्तान को अभी भी समय है कि वो समझ जाए कि इस तरह की कोई उकसाने वाली कार्रवाई वो न करे। क्योंकि हमने पहलगाम आतंकी हमला, जो कायराना हमला पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने किया था,
उसका जवाब दिया था। हमने कोई सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान उकसाने वाली हरकतें लगातार कर रहा है, तो ऐसे में एक कड़ा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तो निश्चित तौर पर इस बैठक पर निगाहें लगी रहेंगी। हमारी मीटिंग ऑफ मिनट्स कब तक हम देख पाएंगे शैलेंद्र, जो जारी किए जा सकते हैं, यानी कि जिस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेट हम सुबह से कर रहे हैं, ताकि आधिकारिक तौर पर पता लगे कि आखिरकार कल रात जो भी हुआ उसका आकलन करते हुए तमाम जो आधिकारिक सूचना है वो जारी की जाए सरकारी तौर पर। निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि शैलेंद्र को रोकना चाहूंगी एक मिनट के लिए, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। शैलेंद्र रोकना चाहूंगी, सांबा सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया बीएसएफ द्वारा। 8 और 9 मई की जो दरमियानी रात थी वहां पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन। बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान की पोस्ट ढांडर को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर 8 और 9 की मध्य रात्रि को बीएसएफ का ये बड़ा एक्शन, जहां पर बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान की पोस्ट ढांडर को भारी नुकसान पहुंचा और बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया। सांबा सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है भारत के। घुसपैठ की कोशिश कर रहे इन 7 आतंकवादियों को मार गिराया बीएसएफ ने। बीएसएफ का बड़ा एक्शन। सुधाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुधाकर, बीएसएफ की बड़ी उपलब्धि, बड़ा एक्शन, 7 आतंकवादियों को इस वक्त वो मारे गए हैं और ये बड़ा एक्शन लिया गया है बीएसएफ का, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल आंचल, और देखिए कल रात 11 बजे की ये घटना है। आतंकियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था सपोर्टेड बाय पाक रेंजर्स। पाक रेंजर्स इन आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने के लिए उन्होंने पहले फायरिंग की कार्रवाई शुरू की। इसकी आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहते थे, लेकिन अलर्ट बीएसएफ कर्मियों ने इसको देख लिया, पहचान लिया। ना सिर्फ उन्होंने पाक रेंजर्स की दुस्साहस का भरपूर जवाब दिया, बल्कि जो आतंकी थे जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच चुके थे उनको मार गिराया। और कम से कम 7, देखिए संख्या ये ज्यादा भी बढ़ सकती है, लेकिन कम से कम 7 बॉडीज तो बीएसएफ कर्मियों ने उसको गिना है, और इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बाद में बीएसएफ की कार्रवाई की वजह से ग्रुप पीछे हटने को मजबूर हो गया। लेकिन हमने एक और कार्रवाई की, जो जिस पोस्ट पाक रेंजर्स की पोस्ट थी, धंधर पोस्ट थी, वहां से ये कार्रवाई हो रही थी आतंकियों की घुसपैठ के लिए। उस पर उसको एक तरह से बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। अगर हम थर्मल इमेजरी क्लिप दिखा सके उसको, तो उसको एक तरह से पूरी तरह से उनका बीएमजी बंकर जो था धंधर में, उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद नष्ट कर दिया है बीएसएफ ने। तो एक बड़ी सफलता बीएसएफ को। और ये जो एक छद्म युद्ध पाकिस्तान की तरफ से लड़ा जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तानी सेना, पाक रेंजर्स शामिल नहीं है, वो आतंकियों के साथ ये सब मिलकर कर रहे हैं। इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया। आंचल, वहीं अगर हम देखा जाए तो 198 किलोमीटर की ये सीमा है सांबा सेक्टर की, जम्मू की अगर हम बात करें सुधाकर, और कहीं ना कहीं घुसपैठियों को आराम से घुसने देने के लिए फायरिंग की कवर अप दी जाती है, और ये घटनाएं सांबा सेक्टर में कई बार बढ़ती हुई, जिसको विफल करते हुए तमाम सशस्त्र बल। बिल्कुल, देखिए, और बीते दिनों में हमने जो बॉर्डर पे अपना सुरक्षा तंत्र पूरा मजबूत किया है, ना सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बल्कि एक टेक्निकल सर्विलेंस के लिए, और उसकी वजह से ये जो मोमेंट है, चाहे हमारे सैटेलाइट की वजह से या बॉर्डर पे जो टेक्निकल सर्विलेंस के लिए इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, उसकी वजह से हमने ये पहचान की कि एक बड़ा ग्रुप टेररिस्ट का आ रहा है, और तुरंत हमने जवाबी कार्रवाई की। जो पाक रेंजर्स की कार्रवाई थी, इनको किसी तरह से बीएसएफ को एंगेज किया जाए और उसके बहाने इन आतंकियों की, इन फदाइजों की भारत में घुसपैठ कराई जाए, तो उसको बीएसएफ ने सही समय रहते हुए उसको थ्वार्ट किया है। और जवाबी कार्रवाई में ना सिर्फ आतंकियों को मार गिराया है, बल्कि पाक रेंजर्स का पोस्ट, उसको भी एक तरह से नेस्तानाबूद कर दिया गया। तो काफी अलर्टनेस है सीमा पर, और एक पुरजोर जवाब पाकिस्तान की हर तरह की कार्रवाई का, आतंकियों के साथ जो मिलकर वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा
करने के लिए। तो बीएसएफ का एक बड़ा एक्शन, जहां पर 7 आतंकियों को मार गिराया गया, सांभा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बाद आज पाकिस्तान करहाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय प्रत्येक देशवासी को देश के सशस्त्र बलों के साथ खड़े रहना चाहिए। भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां एयरफोर्स स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ में सायरन भी बजा है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सभी को घर के अंदर रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो चंडीगढ़ में बजे सायरन, एयरफोर्स स्टेशन से सायरन बजा। एहतियातन ये कहा गया कि घरों के अंदर रहें और एयरफोर्स स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी जारी की गई है। इसीलिए लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया, हिदायत दी गई कि वो बालकनी में भी ना आए। और चंडीगढ़ में ये संभावित हमले की चेतावनी जारी की गई। चंडीगढ़ में लगातार सायरन बजते रहे और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था कि किस तरह से सजग और सतर्क रहना है आपको अगर सायरन बजता है तो। और अब जब सायरन बजा तो चंडीगढ़ में संभावित हमले की चेतावनी की एहतियातन इस सायरन को बजाया गया और लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और चंडीगढ़ में जो ये सायरन बजा है, इसको लेकर जब तमाम जानकारियां हम ले रहे थे तो ये कहा गया था कि कैसे जो वहाँ के लोग हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया। लोगों को बताया गया था कि जब इस तरह का सायरन बजेगा, क्योंकि ब्लैकआउट भी हुआ था और उस वक्त किस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर एक नागरिक को अपनाना है, इसकी तमाम जानकारियां मॉक ड्रिल के दौरान साझा की गई थी। एयरफोर्स स्टेशन से जब ये सायरन बजाया गया तो ये वहाँ की सतर्कता और सजगता का प्रतीक है, क्योंकि पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और कोई भी ड्रोन हमला कर सकता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर यह हिदायत दी गई सायरन बजाकर कि सभी लोग घरों के अंदर रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बालकनी में भी बाहर ना आएं। तो चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन से संभावित हमले की चेतावनी जारी की गई जब सायरन को बजाया गया। और संभावित ड्रोन के हमले को देखते या समझते हुए, क्योंकि सेना की हर नापाक हरकत को नाकाम कर रही है भारतीय सेना, लेकिन फिर भी एहतियातन इस सायरन को बजाया गया और चंडीगढ़ में संभावित हमले की चेतावनी के चलते ये सायरन जो है उसे बजाया गया और चेतावनी जारी की गई।
वहीं भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग कर कई हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन्होंने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया और भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा और ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इंडियन आर्मी का, जहां से इस वीडियो को साझा किया गया है। तो भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को नाकाम किया, उसका ये वीडियो जारी किया गया है। वहीं पंजाब के भटिंडा में एक मिसाइल जैसा हथियार मिला, जहां बीड़ तालाब की गली नंबर 4 में दरगाह के पास ये जो हथियार मिला है ये आकार में एक ड्रम जैसा दिखाई देता है और उतना ही बड़ा भी है। तो पंजाब के भटिंडा में एक मिसाइल जैसा हथियार मिला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और हमने देखा क्योंकि ये सब तमाम जो इलाके थे वो हाई अलर्ट पर थे जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, जिससे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। एक मिसाइल जैसा हथियार मिला पंजाब के भटिंडा में। और एक खबर पर आपको हम अपडेट दे दें, जो भी हम खबर बता रहे थे आपको चंडीगढ़ से जुड़ी हुई, वहां पर जो अलर्ट है वो अब ओवर हो चुका है, यानी कि अब सायरन वहां नहीं बज रहा। वहीं सरकार ने देशवासियों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर भरोसा न करने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फिदायीन हमले की फर्जी खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक आर्मी ब्रिगेड पर आत्मघाती हमला हुआ। पीआईबी फैक्ट चेक में इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया गया। बयान में कहा गया कि राजौरी, जम्मू और कश्मीर में किसी भी प्रकार का फिदायीन हमला नहीं हुआ। यह खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। जनता से अपील है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। तो भ्रामक खबरों पर विश्वास ना किया जाए, तो तमाम ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, उन्हीं की खबर पर भरोसा किया जाए। और पाकिस्तान ने फर्जी दावों की सारी हदें पार कर दी। पाक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट में ये दावा किया गया कि भारतीय सेना ने अमृतसर और अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया। पीआईबी ने बताया कि ये दावा पूरी तरह से निराधार है और पाकिस्तान एक सुनियोजित मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है, यानी कि एक फेक नैरेटिव सेट कर रहा है। जवाब में पीआईबी ने रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोल कर रख दी। और सोशल मीडिया पर 2 से 3 दिनों के लिए एटीएम बंद होने का गलत दावा जो है, ये भी भ्रामक खबर है जो चलाई जा रही है और पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। बयान में कहा गया कि एटीएम सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर एक जो कई धमाके हैं वो करने का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया। जांच में ये सामने आया कि ये वायरल हो रही तस्वीर जम्मू की नहीं बल्कि अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट की है। सरकार ने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी वीडियो या तस्वीर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें। खबर जैसलमेर से, जहां बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सीमा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाला गांव जो है उसे खाली कराया जा रहा है। वहीं खाजूवाला और बज्जू में अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई। बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर के मार्ग में संचालित कुछ ट्रेनों को भी आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के अनुसार सीमांत जिलों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के साथ श्रीगंगानगर में भी राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां रद्द कर दी गई।
और दो संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए जुट गए हैं। लक्ष्य आर्य जैसलमेर से जुड़े हुए हैं और भुज से जुड़ रही हैं मेघना। लक्ष्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि सामरिक लिहाज से जैसलमेर का महत्व बहुत अहम हो जाता है और उस लिहाज से अभी जहां 20 किलोमीटर तक के दायरे के जो तमाम गाँव खाली कराए गए हैं, अभी क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? लक्ष्य, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ जैसलमेर। इस प्रकार से लगातार जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट के साथ ही साथ में यहाँ पे जो बॉर्डर के सटके जो 20 किलोमीटर का जो रेडियस है, 20 किलोमीटर के जो गांव है, उनको खाली करवाया गया है। लगातार जो वेस्टर्न कमांड है वो मुस्तैद वेस्टर्न कमांड के साथ ही साथ में जो BSF मौजूद है। साथ साथ बताना चाहूंगा आपको अहम सूचना की जो आंशिक रूप से जो बाड़मेर जैसलमेर में जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। जो शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो राजकीय गैर राजकीय जो सरकारी स्कूल हो, जो विद्यालय महाविद्यालय हो, उनको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ में जो लगातार ड्रोन की कार्रवाई कल शुरू हुई थी, उसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से पाकिस्तान के हर जो कोशिश है उसको नाकाम कर दिया गया है। वहीं अभी हाल ही की सूचना में जैसलमेर के साथ में ही जो जोगियों का गांव है, वहां पे एक बंद हुआ वस्तु मिलने की सूचना मिली थी, परंतु तुरंत रूप से वहां पे जैसे जो ग्रामीणों ने जैसे सूचना पुलिस प्रशासन को दी, पुलिस प्रशासन के बाद में वहां पे अभी हम हाल ही में वहीं मौजूद हूँ और मिलिट्री के साथ में जो QRT टीम में वहां पहुंच चुकी है, सिविल डिफेंस टीम पहुंच चुकी है। जो वहां की जो ग्रामीण वासी है उनको उस आसपास के क्षेत्र से हटाया गया है, उसको है। वहीं जो आर्मी है वो मौजूद है, लगातार उसको न्यूट्रलाइज करने के और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ में जो अहम बात है कि जो लगातार पाकिस्तान से जो अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी, उसके लिए जिला प्रशासन जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसलमेर की बात करूं, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के साथ में जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, क्योंकि जो राजस्थान की जो बॉर्डर लाइन है 1000 से अधिक किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है, इसमें जितने जिले सटके लगे हुए हैं, इन जिलों में न केवल हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसी के साथ में जो जिला प्रशासन है वो फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों के खिलाफ लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। लगातार जनता को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी ऐसी जानकारी जिसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई हो उसके खिलाफ आप एक्शन आप रिपोर्ट किए हैं। और ऐसे जो सोर्स हैं ऐसी जानकारियों के, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट के, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार जनता को निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसी किसी भी जानकारी को, ऐसी किसी भी भ्रामक खबर को आप सर्कुलेट ना करें, ताकि किसी भी फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं दिया सके। क्योंकि लगातार ऐसे अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से भ्रामक जानकारियां, भ्रामक वीडियो, भ्रामक पोस्ट और फोटोएं सर्कुलेट की जा रही हैं। इसी के साथ में CM भजना शर्मा ने जिस प्रकार से आपने बताया कि 9 RS अधिकारी यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को यहाँ नियुक्ति की, जो यहाँ रिक्त पद थे उनको रातों रात ही भरा गया। वहीं साथ साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं उनको 5-5 करोड़ रुपए का राहत कोष, आपदा राहत कोष उनको प्रदान किया गया, ताकि लगातार किसी भी आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जा सके। साथ ही साथ में लगातार जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है। आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की छुट्टियां देने से मना कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को अपने जिला मुख्यालय पे रिपोर्ट करने के कहा गया है। जी चलिए, अब हमारे साथ भुज से मेघना भी जुड़ी है। भुज में अभी क्या ताज़ा हालात है, क्योंकि वहां पर भी कल ब्लैकआउट हुआ था और ये भी संवेदनशील इलाकों में माना जाता है। मेघना। जी आंचल, देखिए कल भुज में उसके साथ ही गांधीधाम, नखत्राना, नडिया जैसी जो जगहें हैं जो कि काफ़ी क्लोज हैं बॉर्डर के, और इनमें से कई इनके जो कई जगहों के साथ जो कई गांव हैं वो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था। उसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस का मूवमेंट भी हमें देखने मिला जो बॉर्डर्स की तरफ हो रहा था। तो अगर ये देख सकते हैं तो तैयारी जो इन बॉर्डर्स पर है वो पूरी है। गुजरात के लिए अगर मैं कहूँ तो कच्छ का जो पाकिस्तान, कच्छ का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, और उसके साथ ही बनासकांठा जो जिला है उसका भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो ना केवल भुज, गांधीधाम और जो कच्छ के कुछ जिले हैं जिनमें ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया, लेकिन उसके साथ ही बनासकांठा के भी जिले जैसे सुईगाम तालुका के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया है, जिसे नाड़ाबेट बॉर्डर भी कहते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो ना केवल लैंड बॉर्डर्स हैं गुजरात के पाकिस्तान के साथ, बल्कि एक इतनी बड़ी
कोस्ट लाइन है जिसकी लगातार सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। बोट पेट्रोलिंग कई जगहों पर हो रही है, कई पोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और उसके साथ ही फिशरमैन को खास तौर पर एडवाइजरी दी गई है कि सी में अभी वेंचर ना करें। कई जगहों पर बंदरगाहों को बंद किया गया है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं मरीन टास्क फोर्स कमांडोज, मरीन पुलिस कई जगहों पर तैनाती नजर आ रही है। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, सभी जगहों पर अलर्ट है। पेट्रोलिंग लगातार नजर आ रही है। तो इससे यह पता चल रहा है कि किसी भी ऑफेंसिव के लिए पूरी तरीके की तैयारी यहां पर बेशक है। जी खावड़ा करके एक यहाँ पर गांव है जहाँ पर एक ड्रोन को कल अगर हम कहें तो उसको इंटरसेप्ट किया गया था और उसका डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा हमला अभी तक सामने नहीं आया है और जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर कहें तो ब्लैकआउट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और उसके साथ ही बहुत मैसिव मूवमेंट नजर आ रहा है फोर्सेस का बॉर्डरिंग एरिया की तरफ। बिल्कुल, और अगर लक्ष्य के पास वापस चले, लक्ष्य अगर देखा जाए तो कई स्कूलों को बंद किया गया और सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों को निरस्त किया गया है। क्या स्टैंडिंग ऑपरेटर प्रोसीजर रहता है जब इस तरह का प्रकरण सामने आता है, और ख़ास तौर पर जो तमाम कई गांव खाली कराए गए हैं उन लोगों को जो इवैक्यूएट किया गया, इस पूरे प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया गया? बिल्कुल, जो पहली प्रमुखता है न केवल जिला प्रशासन के, अभी जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो आम नागरिकों की सुरक्षा है। उसी के मद्देनजर सबसे पहले जो स्कूल हैं, जितने शैक्षिक संस्थान हैं, बंद करने के निर्देश जारी किए गए। सबसे पहले बताना चाहूंगा जो बाड़मेर और जैसलमेर है, यहाँ पर निर्देश जारी किए गए थे कि जितने शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो गैर राजकीय, राजकीय विद्यालय हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, इन सभी में आगामी निर्देश अवकाश कर दिया गया था। इसी के साथ में गत दिनों की स्थिति देखते हुए अब जो जोधपुर है, जोधपुर के साथ में बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी शैक्षणिक संस्थानों में जो अवकाश है वो घोषित करने की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ में जितने जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि जो एक स्थिति बनी हुई है इसमें जरूरत है कि सिविल डिफेंस के साथ में जो जनता है, जनता को अलर्ट किया जाए, समय समय पर जनता को निर्देश दिए जाए। ब्लैकआउट जो प्रक्रिया लगातार मॉनिटर की जा रही है 500 सीमावर्ती जिलों में, उसकी बेहतर और जो ऑपरेटिंग है उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। उसी के मद्देनजर जो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, उनको अपने जिला हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अतिरिक्त जिस प्रकार मैंने कहा कि 9 RS अधिकारी और 9 राजस्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भजनलाल शर्मा के द्वारा जब मीटिंग ली गई थी तो मानव संसाधन की जो कमी है उसको लगातार पूरा करते हुए कि वहां पे किसी भी प्रकार की जिलों में मानव संसाधन की किसी भी प्रकार की कमी ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए 9 अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वहीं खाजूवाला बज्जू में 2 RAC अतिरिक्त कंपनियों की भी नियुक्ति की गई है। लगातार जिस प्रकार से जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ में सशस्त्र बलों के साथ में कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि जो जन सेवा है, जन सेवा के साथ में जो जन भागीदारी है वो भी देखने को मिल रही है। बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि लगातार जो ब्लैकआउट, क्योंकि 2 दिन से लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है। कल 9 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट करने के आदेश थे, परंतु उसको 2 घंटे और बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि अब 9 से लेकर 6 बजे तक आज भी ब्लैकआउट रहेगा। तो 2 घंटे जो अतिरिक्त ब्लैकआउट बढ़ाया गया है, इसके मद्देनजर भी जो आम जन है वो पूर्णतः सहयोग करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मद्देनजर जो समय ब्लैकआउट कर रहा, उसमें किसी भी आम जन ने अपने घरों की या आसपास की लाइट जलाने से, किस प्रकार की रोशनी करने से परहेज किया। वहीं साथ ही साथ में कोई भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। तो जिस प्रकार से जो निर्देश जारी किए गए उसमें पूर्णतः पालना की गई आमजन द्वारा। चलिए, और वहीं भुज से मेघना जुड़ी। मेघना, भुज का जो एयरपोर्ट है उसको भी अस्थायी तौर पर बंद किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो एयरपोर्ट्स हैं ना केवल भुज के आंचल, चूंकि ये जो कच्छ का इलाका है और पूरा सौराष्ट्र का इलाका है, ये काफ़ी हद तक इसे हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो ना केवल भुज का एयरपोर्ट बल्कि राजकोट, पोरबंदर, उसके साथ ही मुंद्रा, ये कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद किया गया है सिविलियन पर्पसेस के लिए, नॉटम इशू किया गया है। लेकिन उसके बावजूद इन सभी एयरपोर्ट्स को मिलिट्री पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो ऑपरेशनल होंगे, लेकिन सिविलियन पर्पसेस के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो जामनगर का एयरपोर्ट है, जामनगर, राजकोट, भुज, मुंद्रा, पोरबंदर, कई एयरपोर्ट्स जो हैं इस पूरे सौराष्ट्र रीजन
रीजन में और कच्छ रीजन के, उन्हें शट किया गया है। और उसके साथ ही अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है और यहाँ पर जिस तरीके का कंप्लायंस भी देखा जा रहा है, यहाँ के लोग काफी हद तक प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार जिस तरीके से यहाँ के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लगातार स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कलेक्टर्स के और मजिस्ट्रेट्स के टच में हैं ताकि वो इंश्योर करें कि ब्लैकआउट्स का कंप्लायंस हो सके और उसके साथ ही कोई फेक न्यूज से कोई पैनिक क्रिएट ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्फोडेमिक जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ा इशू बेशक है आम जनता के लिए कि किस खबर पर विश्वास करें और किस खबर पर नहीं करें। तो लगातार सरकार इस पर भी जोर लगाए हुए है कि जैसे एटीएम्स बंद होने की गलत खबर फैल रही थी, उसको सरकार ने डिबंक किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एटीएम्स बंद रहेंगे। कई पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं, उन सभी को मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करके सरकार सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से न केवल इस पर नजर रखी जा रही है, और यही कोशिश है जिलों में भी ये बात की जा रही है कि किसी भी तरीके का पैनिक ना हो और लोग अलर्ट पर रहें। बिल्कुल, कोई मिस इन्फॉर्मेशन और कोई जो फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है उस पर ध्यान ना दे, और कोशिश यही है कि भ्रामक खबरों से हटकर जो अफवाह हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। लक्ष्य अगर देखा जाए, क्योंकि जैसलमेर अपने आप में काफ़ी संवेदनशील इलाका हो जाता है और ऐसे में एक अलग युद्ध, एक अलग ही नैरेटिव को वहाँ पर अगर चलाया जाता है, जिसका जिक्र आप भी कहते, जो कि फेक नैरेटिव है और मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर किस तरह से जैसलमेर की तैयारी? हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि ऑफिशियल साइट से ही जो तमाम सूचनाएं हैं उनकी सत्यता को सत्यापित किया जाए। इसे रोकने के लिए जैसलमेर की अगर बात की जाए या फिर हम देखें तो किस तरह से प्रशासन अपनी कमर को कस रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ दो अहम बात मैं कहना चाहूंगा आपको। दो अहम मुद्दे हैं। एक तो जिला प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, दूसरी जो अहम बात है वो मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा लगातार इस प्रकार से आज एक कैंपेन की लॉन्चिंग की गई, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा की लॉन्चिंग की गई। दोनों चीजें बहुत अहम हैं क्योंकि जो जैसलमेर है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्योंकि जिस प्रकार से जो भ्रामक खबरें हैं वो जनता को गुमराह करने के लिए एक अपना रोल निभा सकती हैं, परंतु उसके मद्देनजर जो लगातार जो जनता है वो भी जागरूक है और लगातार जनता जो निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, लगातार जो सैन्य द्वारा दिए जा रहे हैं, उन पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन एडवाइस जारी कर रहा है, लगातार जिला प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी को ना उस पर विश्वास करें, ना उसे सर्कुलेट करें, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हमारी सेना एक युद्ध लड़ रही है, एक सेना हमारा एक कॉम्बैट कर रही है, इसी साथ में एक फेक न्यूज के अगेंस्ट भी कॉम्बैट किया जा रहा है। जरूरी है कि उसमें जन भागीदारी निभाई जाए, क्योंकि बिना जन भागीदारी के, बिना लोगों की सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है कि उस जो भ्रामक जानकारियां हैं उसकी सर्कुलेशन को रोका जा सके। लगातार दूरदर्शन की टीम लगातार काम कर रही है, लगातार पीआईबी द्वारा भी लगातार ऐसी बहुत सारी जो आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा लगातार फैक्ट चेक किए जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो लगातार निर्देश दे रहे हैं कि आप किसी भी भ्रामक जानकारी पे, किसी भी ऐसी वीडियो पे, किसी भी ऐसे पोस्ट पे आप विश्वास ना करें जब तक उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो रही है। बिल्कुल मेघना क्या भुज से मौजूद है, तो भुज में भी हमने देखा कि किस तरह से ब्लैकआउट जो है वो किया गया था, तो उससे पहले मॉक ड्रिल्स भी हुई थी। किस तरह से इन मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया? क्योंकि अगर मॉक ड्रिल में लोगों ने भाग लिया था तो कहीं ना कहीं वो सजग और सतर्क रहे होंगे जब इस ब्लैकआउट की घोषणा की गई हुई थी भुज के लिए। देखिए आंचल, ये मॉक ड्रिल में हमने भी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से इसे ऑब्जर्व करना है उसके बारे में बताया कि ब्लैकआउट को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, और जो ड्रिल्स थी उसमें अलग अलग किस्म की ड्रिल्स भी थी, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, इवैक्यूएशन ड्रिल, फायर फाइटिंग ड्रिल। तो ऐसी कई ड्रिल्स ना केवल अगर हम अभी भुज इलाके में हैं तो यहाँ पर चूंकि सीमावर्ती इलाके हैं तो उस हिसाब से ड्रिल्स को अलग तरीके से लोगों को समझाया भी गया होगा और ड्रिल भी किया गया होगा, लोगों को
वो ऑपरेशन अभ्यास के तहत बताया गया होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो अर्बन इलाकों में भी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और उसके साथ ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे काफी लोग होते हैं, जैसे अस्पताल हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे कोई ऐसी जगहों पर है जहां पे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, तो उन सभी जगहों पर भी ऐसे ड्रिल्स चलाए गए जिससे लोगों को ये इस बारे में पता चला कि कहां पे से इवैक्यूएट होना है, इमरजेंसी एग्जिट कैसे ढूंढना है, कि एक जगह इकट्ठा होना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करने हैं, अगर कुछ धमाका हो तो कान बंद करके जमीन पर लेट जाना है। तो मतलब इन सभी चीजों की अवेयरनेस भी लोगों को बताई गई है। और उसके साथ ही न केवल इतना कहा गया बल्कि जो ब्लैकआउट को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, अगर आप लाइट्स नहीं बंद कर सकते हैं तो पर्दे लगा लें, मतलब ऐसा हर एक चीज को प्रिसाइजली किया गया। और ये केवल ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए या जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए सोशल मीडिया में भी कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसी चीजें सामने हैं जिससे वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है या निपटने के लिए किस तरीके आप दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रिकॉशनरी मेजर लेना जी, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और रिपोर्टिंग करते वक्त आप भी अपना ख्याल रखिएगा दोनों। बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को डीडी न्यूज़ पर साझा करने के लिए, सटीक जानकारियों के लिए। और जब हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी भ्रामक खबर को पहले सत्यापित करें, फिर कोशिश करें कि इसे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अगर पोस्ट है तो ही वो सत्य है। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत सरकार ने देश भर में करीब 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए। उत्तर, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित कई हवाई अड्डे फिलहाल बंद हैं। इनमें लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, जोधपुर जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके अलावा श्रीनगर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, मुंद्रा, जामनगर, हीरासर, राजकोट, पोरबंदर, केशोद, कांडला, भुज के हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें कहा गया कि देश भर के हवाई अड्डे बंद किए गए हैं। इधर दिल्ली हवाई अड्डे के जो यात्री हैं वहां पर यात्री संबंधी सलाह जारी करते हुए परिचालन सामान्य बताया जा रहा है। वहां ये भी कहा गया कि हवाई क्षेत्र की बदली परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही देश में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइसजेट ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की। सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के मद्देनजर यात्री प्रस्थान से कम 3 घंटा पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे ताकि चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। एयर इंडिया एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के मद्देनजर भारत के सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो चेक इन और बोर्डिंग के लिए अपने प्रस्थान से कम 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे। प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दिया जाएगा। और वहीं इंडिगो ने यात्रियों को राहत देते हुए कहा कि 8 मई को या उससे पहले की गई बुकिंग और उस यात्रा में बदलाव या उसे कैंसिल करने पर 22 मई तक वो शुल्क माफ करेगी। ये राहत जम्मू, अमृतसर, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली फ्लाइट्स बुकिंग पर दी गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें दावा किया गया कि भारत में हवाई अड्डों पर प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया। पीआईबी ने इसे फर्जी खबर का भंडाफोड़ किया है और उसे गलत बताया है क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीआईबी ने एक्स पर बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के लिए प्रस्थान के 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की एडवाइजरी भी पाक के झूठे दावे को साबित कर रही है।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार भारत के बारे में भ्रामक बातें फैला रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया कि कई पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पत्र शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. नारायण ने उत्तरी कमान के सेना अधिकारी को सैन्य तैयारियों के संबंध में गोपनीय पत्र भेजा, जो पूरी तरह फर्जी है। सच है कि जनरल वी.के. नारायण COS नहीं है। पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि असत्यापित जानकारी साझा करने से बचें। सटीक जानकारी के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक जो सोर्सेस हैं उस पर भरोसा किया जाए। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया। जांच में सामने आया कि ये वीडियो हजीरा पोर्ट से जुड़ा नहीं बल्कि जुलाई 2021 को एक ऑयल टैंकर विस्फोट का है। सरकार ने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी वीडियो या मैसेज को साझा करने से पहले इसकी सत्यता की पुष्टि करें। और देश में तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति को देखते हुए CA फाइनल इंटरमीडिएट और पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट को स्थगित कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक एक्स पर जानकारी दी कि 9 मई और से 14 मई तक होने वाली ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। परीक्षा की नई तारीखों की जानकारी बाद में दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया वो आधिकारिक सूचना ICAI की वेबसाइट ICAI.org पर जाकर देख सकते हैं। आपको बताएं कि पिछले स्केड्यूल के मुताबिक CA इंटरमीडिएट परीक्षा में ग्रुप 2 की परीक्षाएं 9 से 11, 14 मई को तय थी। इसी तरह CA फाइनल परीक्षा में ग्रुप 2 के पेपर 8, 10 और 13 मई 2025 को आयोजित किए जाने थे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।